विद्यार्थी मित्रों, आज हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य इस ऐच्छिक पेपर नंबर 3 के अंतर्गत से कथा यात्रा नामक पाठ्य पुस्तक में से 9वीं कथा जो है, जिसका नाम है ठेस, इसके रचयिता है फणीश्वरनाथ रेणु, इसे देखने जा रहे हैं। देख लीजिए मित्रों, बीए प्रथम वर्ष का तृतीय पेपर द्वितीय सत्र में विश्वविद्यालय ने निर्धारित की हुई पाठ्य पुस्तक कथा यात्रा के अंतर्गत से 9वीं कथा ठेस, जो कि प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु जी की है, इसके संबंध में हम आपसे वार्तालाप करने वाले हैं। तो मित्रों, ठेस इस आंचलिक कथा को प्रारंभ करने के पूर्व इस कथा के कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु जी का स्थूल परिचय मैं आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूं। फणीश्वरनाथ रेणु प्रेमचंद के बाद के युग में आधुनिक हिंदी साहित्य के सबसे सफल और प्रभावशाली लेखकों में से एक है। वे मैला आंचल के लेखक है, जिसे प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण हिंदी उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आइए आज इस महान विद्वान के जीवन का जो है तो स्थूल रूप से परिचय हम लोग देखने वाले हैं। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज के पास औराई हिंगना नामक गांव में हुआ था। उस समय वो पूर्णिया जिले में था, लेकिन अब यह अररिया जिले में पड़ता है। फणीश्वरनाथ रेणु की शिक्षा भारत और नेपाल में हुई है। प्रारंभिक शिक्षा फारबिसगंज तथा अररिया में पूरी करने के पश्चात उन्होंने मैट्रिक नेपाल के विराटनगर आदर्श विद्यालय से कोइराला परिवार में रहकर की है। फणीश्वरनाथ रेणु ने इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1942 में जो है तो क्या है प्राप्त की, और 1942 के बाद वे स्वतंत्रता संग्राम में क्या है कूद पड़े। फणीश्वरनाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ावों और संघर्षों से भरा हुआ है। उन्होंने अनेक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई तथा 1950 में नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में नेपाली जनता को दमन से मुक्ति दिलाने के लिए भी अपना योगदान दिया। वे राजनीति में प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे। सन 1953 में वे साहित्य सृजन के क्षेत्र में आए और उन्होंने कहानी, उपन्यास और निबंध आदि विधा पर साहित्यिक मौलिक जो तो रचनाएं प्रस्तुत की। तीसरी कसम पर हमें दिखाई देता है कि एक फिल्म भी जो है तो क्या है बनी, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। उसके नायक राज कपूर और नायिका वहीदा रहमान की मुख्य भूमिका में जो है तो चित्रित हुई है, जिसे
बासु भट्टाचार्य ने निर्देशित किया और सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र ने इस इसके जो है तो क्या है निर्माता थे। यह फिल्म हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर बनी। हीरामन और हीराबाई की इस प्रेम कथा ने प्रेम का एक अद्भुत महाकाव्यात्मक पर दुखांत कसक से भरा आख्यान सा रचा, जो आज भी पाठकों के और दर्शकों को क्या है सम्मुख दिखाई देता है और उन्हें आकर्षित करता है, लुभाता है। फणीश्वरनाथ रेणु जी की हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार और विचारक के साथ ही साथ उन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी गद्य साहित्य की श्रीवृद्धि की है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, देख लीजिए। उपन्यास साहित्य इनका सर्वप्रथम हम देखते हैं। मैला आंचल, परती परिकथा, उसके पश्चात दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, यह इनके क्या है उपन्यास है। तो कहानी संग्रह ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप, उसके साथ ही साथ इन्होंने उपन्यास कहानी के साथ ही साथ इन्होंने संस्मरण, रिपोर्टाज आदि भी जो है तो क्या है विधाओं पर प्रकाश डाला। तो संस्मरण में उनके रुन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पर्व, तो रिपोर्टाज के अंतर्गत नेपाली क्रांति कथा और रेणु रचनावली नामक 5 खंडों में समग्र साहित्य का भी जो है तो क्या है यहाँ पर जो है तो उसका प्रकाशन हुआ है। तो इनकी प्रसिद्ध कहानियां देख लीजिए। मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, जो जिसपे फिल्म बनी, मैंने बताया आपको, वहीदा रहमान और राज कपूर जो है तो इसके नायक नायिका है ना। एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंच लाइट, तबे एकला चलो रे, ठेस, संवदिया। तो मित्रों, हम यहाँ पर क्या है फणीश्वरनाथ रेणु जी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक प्रसिद्ध कहानी जो ठेस है, उसको आप लोगों के सम्मुख क्या है रखने वाले हैं। तो इनका स्थूल परिचय यहाँ समाप्त करने से पूर्व मैं जो है आप लोगों को ठेस कहानी के और क्या है लेकर जाने वाला हूँ। तो आपने देखा होगा कि इनकी रचनाओं में उपन्यास है, कहानी है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, रचनावली है ना। इनकी प्रसिद्ध कहानियां भी मैंने आप लोगों को बतलाई। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार रेणु जी का बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास 1954 में हुआ और इस उपन्यास ने न केवल हिंदी उपन्यासों की एक नई दिशा दी, बल्कि इसी उपन्यास से हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यास पर विमर्श प्रारंभ हुआ। इतना ही नहीं, इन्होंने आंचलिकता को अपने जो है तो साहित्य में स्थान देने के कारण उसकी अवधारणा ने उपन्यासों और कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहां के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। लोकगीत, लोक उक्तियां, लोक संस्कृति, लोक सभा और लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरभक्कम चीज और नायक की जगह आंचल को ही क्या है नायक बना डाला। और उनकी रचनाओं में आंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है, इसलिए उनका ये आंचल एक तरफ से शस्य श्यामला है तो दूसरी तरफ से धूल भरा और मैला भी है। स्वतंत्र भारत में उनकी रचनाएं विकास को शहर केंद्रित बनाने वाले का ध्यान आंचल के समस्याओं की ओर खींचा जाता है। और इस प्रकार हमें दिखाई देता है कि इस महान कलाकार ने आंचलिकता को क्या है महत्व प्रदान किया हुआ है। अपने प्रथम उपन्यास मैला आंचल के लिए मैंने इससे पूर्व ही आप लोगों को बतलाया कि उन्हें पद्मश्री से क्या है सम्मानित किया गया। तो उनके रेणुका कथा शिल्प विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ग्रांट से प्रकाशित हुआ जो है तो हमें देखने के लिए मिलता है। ऐसे महान विद्वान की मृत्यु
11 अप्रैल 1977 को पटना में फणीश्वर नाथ रेणु जो है तो क्या है इस लोक से परलोक सिधार गए। ऐसे महान विद्वान की 11 अप्रैल 1977 को पटना में यानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की मृत्यु हुई हुई है और वो इस लोक को छोड़कर परलोक क्या है सिधारे हुए। तो देखिए मित्र, उनकी ठेस कहानी जो आंचलिक है, महत्वपूर्ण है, और ठेस की शीर्षक की सार्थकता भी देख लीजिए। मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको जो है तो उचित समय पर उसका जो है तो क्या है वर्णन करने वाला हूं। तो कहानी में सिरचंद नामक एक चीक पटेर की शीतल पाटी बनाने वाले ग्रामीण कारागिर का चित्रण किया गया है। समूचे गांव में उसके समान कोई चीक और शीतल पाटी नहीं बना पाता। वो अपना काम जी जान से करता है पर किसी का अपमान सह न करता। देख लीजिए, उसे अपमान बड़ा गुस्सेला है। कलाकार को बोलते हैं लोग, कलाकार भारी होते हैं, कलाकार अमुक होते हैं, कलाकार तमुक होते हैं ना। तो इस प्रकार का जो है तो क्या है उनके संबंध में जो वार्तालाप होता है, मानो मुझे ऐसे लगता है कि वो यकीनन सही है। तो हम देख रहे थे ठेस, ये ठेस के जो प्रसिद्ध हमें दिखाई देता है कि कथाकार है, आंचलिक कथाकार है। वे जो है तो क्या है फणीश्वर नाथ रेणु जी है। और इसी कारण इस कथा की एक विशेषता आंचलिक कहानी के रूप में होने के कारण इस कथा यात्रा में क्या है स्थान पाई हुई है, जिसमें एक ग्रामीण कारागिर का चित्रण क्या है मैंने कहा ना कि किया गया है। कहानी का नायक सिरचरण है, वो मुजोर होते हुए भी साफ मन का है। वो जाति का कारागिर है, वो अपने काम से कुशल है, जिससे आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में उसके द्वारा बनी शीतल पाटी आदि की बड़ी मांग है। वो अपने कार्य में कोई बाधा नहीं सह सकता, उसे रुपयों का भी क्या है कोई लोभ नहीं है। कलाकार है। अब कलाकार को उसके मन में ज्यादा बोलना मेरे लिए उचित नहीं, बड़े नमूने होते हैं कलाकार हैं। तो इतना ही काफी है। और सिरचंद को अच्छा भोजन और पुराने वस्त्र देने पर भी क्या है काम चल जाता है, क्योंकि पैसे का ये व्यक्ति को लोभ नहीं है। सिरचंद ग्रामीण क्षेत्र में प्रयोग में आने वाली विविध चीजें बनाता था, जैसे पोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस नीतियों की झिलमिलाती चीक, सतरंगे जेर के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी आदि जो है तो क्या है प्रकार के जो है तो चीजों का ये स्वयं सिरचंद नामक जो है तो क्या है कारागिर अपनी कला के माध्यम से क्या है उसे जो है तो बखूबी जान भरकर उस वस्तुओं में जो है तो क्या है निर्माण करता है। और कोई भी व्यक्ति उसे जब देखता है उसकी जो है तो उस कला को, कलाकृति को मानो क्या है उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। और वो उसकी चाहत उसको जो है तो चाहने में क्या है बढ़ जाती है और वो उसे लेना ही, हासिल करना ही चाहता है। तो सिरचंद की पत्नी गुजर चुकी है, उसे खेतों में काम करने में कोई नहीं बुलाता, क्योंकि वो कृषि कार्य में आलसी उदासीन रहता है। ये कृषक है, किसान है, खेती में काम करने के लिए जो है तो क्या है इसमें जो है तो उत्साह नहीं है, बड़ा आलसी है। और इसको काम पे बुलाना बोले तो मुफ्त में इसके हवाले मजदूरी करना, ऐसी गांव के लोगों की धारणा है। लोग जब खेत में आकर सुबह सवेरे कृषि का काम प्रारंभ करते हैं तो ये महाशय बड़े आराम से लोगों का काम प्रारंभ भी हुआ तो क्या है जल्दी से वो जो तो स्थान पर नहीं आते, फिर बड़े मुश्किल से खुरपी उठाकर चलते हैं, तब तक दोपहर हो जाती है और मुफ्त में उन्हें क्या है हाजिरी देना पड़ती। इस प्रकार का इसमें जो है तो कथानायक या कथावाचक जो है उनके बारे में जो है तो क्या विवरण करता है। किंतु ये कलाकार बड़ा भागी है, अपनी कला में जो है तो क्या है
जो है तो एडजस्टमेंट नहीं करता, अपनी कला के प्रति वो बड़ा क्या है, सचेत है, ईमानदार है और पूरा ईमानदारी का निर्वाह करता है, उसे खेतों के काम करने में क्या है, कोई दिलचस्पी नहीं है। एक बार कथावाचक की बहन मानू की विदाई थी। उसके विवाह में सिरचंद द्वारा बनाई गई शीतल पार्टी उसके ससुराल वालों को बहुत पसंद आई थी। उन्होंने साफ लिख भेजा था कि मानू के साथ मिठाई की पतीली न आवे कोई बात नहीं, लेकिन 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टी के बिना आएगी मानू तो आगे डैश डैश डैश। तो क्या है भाई, हमें वो अच्छा नहीं लगेगा, या तो समझो ठीक नहीं होगा। हमको मिठाई वगैरह जो चीजें है ना, उसमें से वो नहीं मिली तो चलेंगे, लेकिन ये अपने गांव की जो कारीगिरी वाली जो चीजें हैं वो आपको क्या है, चाहे वो क्या है फैशनेबल चिक हो या पटेर की 2 शीतल पार्टियां हो, ये बगैर उसके साथ दिए उसे विदा नहीं करना। इसलिए सिरचंद को 1 सप्ताह पहले ही बुलवाकर काम पर लगाया जाता है। सबको पता था कि वो चटोरा है और उसे क्रोध भी जल्दी आ जाता है। ये कलाकार, देखिए मैं बोला कलाकारों को जो है तो क्या है, कलाकार है, कलाकार बड़े भारी होते हैं, नमूने होते हैं, लोग कहते हैं ना, और ये भी उसी प्रकार का था। अगर यह किसी बात से नाराज हो जाता है फिर वो काम अधूरा छोड़कर चला जाता है। एक दिन भोजन के संदर्भ में मंजली भाभी उसे दूर से ही मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली जाती है। देख लीजिए, बड़ा खारा तोरा है, नाक पे मक्खी बैठने नहीं देता। हालत तो घर की किस प्रकार की है, न घर वाली है, लेकिन कलाकार है, उसकी कला बोलती है। और उस पे भी मानू के जो है तो ससुराल वालों ने 2 चीजें कम आई, हरकत नहीं, मिठाई नहीं आई, हरकत नहीं, लेकिन ये जो है तो आपकी गांव की जो है तो क्या है चीजें अवश्य देना कर कर इसके शादी के पूर्व ही पत्र में जो है तो विदाई के समय लेकर आने के लिए कहा था। और शादी के 8 दिन पहले से ही इस प्रकार का कार्य क्या है चल रहा था। लेकिन मजली भाभी अब सब सरीके नहीं रहते, बड़ी भाभी जैसी वैसी मजली भाभी नहीं है। अभी भाभीियों के जो है तो हरकतों का शिकार जो है तो यहाँ पर सिरचरण हो जाता है और उसे गुस्सा आता है। और उसको गुस्सा लाने के लिए ही मानो मजली भाभी जो है तो इस प्रकार की हरकतें करती है। उसे जो बूंदी वगैरह जो है तो किस प्रकार से जो है तो देती है, और वो जो है तो बूंदिया सूप में फेंक कर चली जाती है। फेंक कर नहीं देना चाहिए ना, इनकी भी तो हरकत अच्छी नहीं है ना। जिस पर सिरचंद को बुरा लगता है वो वहीं पर उन्हें खरी खुटी सुनाता है। वो माँ से सिरचरण की शिकायत करती है। तभी मानू सिरचरण को पान देते हुए उसे समझाती है। वो पुनः अपने काम में व्यस्त हो जाता है, उसे समझाती है कि भाई बुरा मत मानो। उनके लिए पान वगैरह लेकर आती है। चाची सिरचंद के आने अनेक कारणों से क्या है जली बुली रहती थी। चाची जो है सिरचंद के अनेक कारण थे, जैसे कि मानो उसे जो है तो बहुत लाइक करती थी, उसका पूरा पूरा ख्याल रखती थी। इतना ही नहीं तो घर के अन्य सदस्य भी उससे अच्छा व्यवहार करते थे। माताजी भी उसके लिए क्या है, क्योंकि पुत्री की विदाई करना है, ससुराल वालों को खुश प्रसन्न रखना है ना, वो जो मांगे वो देना है बेटी के खातिर, वो भी उसका पूरा पूरा ख्याल रखती थी। सिरचंद उन्हें जर्दा मांगता है, चाची उसे जली कटी सुनाती है, तभी सिरचंद काम अधूरा छोड़कर चला जाता है। पहले तो वो बर्दाश्त कर लेता मानू के मुख को देखकर, मानू के चेहरे को देखकर, है ना, मानू की जो है तो चेहरे पर उदासी न आए इसलिए, किंतु वो थोड़ा जब्त कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन फिर और भाभी जो है तो क्या है, हमें दिखाई देता है कि अपनी हरकत से बाज नहीं आती। फिर उसे टॉन्ट वगैरह मारती है और वो जर्दा मांगता है तो चाची उसे जली कटी सुनाती है। तभी
सिरचन का काम अधूरा छोड़ चला जाता है और मानू बहुत दुखी होती है। अब वो कहती है मैं मायके जाऊंगी तो क्या लेकर जाऊं, उन्होंने तो इन्हीं वस्तु का डिमांड किया हुआ है। वो कसम खाता है कि मैं अब ये काम नहीं करूंगा। बड़ी भाभी अधूरी बनी चिक को ही रंगीन छीटा का झालर लगाती है। किंतु हमें दिखाई देता है कि स्टेशन पर जब मानू की विदाई हो रही थी, तभी सिरचरण शीतल पाटी चीक और एक जोड़ी कुश की आसानी से लेकर पहुंच जाता है। मानू मोहर वाली धोती का दाम उसे देना चाहती है पर वो नहीं लेता। मानू सिरचरण का स्नेह देखकर रोती है। सिरचरण ने बहुत ही कुशल कारागिरी का फैशन दिखाया था। और वो कहता है मानू से, गांव की बेटी की विदाई बिना वस्तु के कैसे हो सकती है। और उसके फिर वो दाम भी नहीं लेता है। एक कलाकार अपनी कला से अपने गांव के बेटी को महरूम न रहने देते हुए अपने स्वयं के पैसों से वो जो है तो इस प्रकार की सारी वस्तुओं को निर्माण कर अंतिम समय में अकस्मात स्टेशन पर पहुंचकर तोहफे के रूप में, भेंट के रूप में उसे वो दे देता है। और उसकी जो है तो खुशी का आनंद जो है तो क्या है, बड़े पैमाने पे उसे महसूस होता है। तो इस प्रकार सिरचन एक ऐसा स्वाभिमानी कारीगर है जो स्नेह को पाकर भोजन और कपड़ों पर ही अपना काम क्या है करता है। सिर्फ मोहब्बत का भूखा है, अच्छी बातों का भूखा है, सब कुछ करने के लिए तैयार है। पर बातों में जरा सी भी टॉन्ट या व्यंग्य या हमें दिखाई देता है झाल वो सह नहीं सकता। वो मन का सांप है, उसके मन को ठेस लगने से वो काम ही छोड़ देता है। देख लीजिए किस तरह से भाभी ने हमें दिखाई देता है कि उसे मुट्ठी भर बूंदी सूप में फेंक कर दे दिया, उसने बर्दाश्त कर दिया। फिर इतना ही नहीं तो उसने एक बार जो है तो फिर से उनसे कुछ जो है तो मांगा। तो चाची उसे जली कटी सुनाते हुए उसे जो है तो क्या है जर्दा मांगने पर न देकर उसे उकसाती है और वो काम छोड़कर चला जाता है। उसके दिल पर बड़ी क्या है ठेस पहुंचती है और वो उसको उसका बातों का या भाभी के कार्य का आघात होता है। तो इस प्रकार मुझे ऐसा लगता है कि बड़े मनोभावों के साथ इस कहानी की शीर्षक की सार्थकता हुई भी है। और उसके शिव चरण के जो है तो मन को जो बात ठेस पहुंचाती है ना, आघात पहुंचाती है और उसके परिणाम स्वरूप वो काम छोड़कर चला जाता है। और भाभी भी यही चाहती है। पर गांव की बेटी की विदाई के समय ही अपनी सहृदयता दिखाते हुए मुफ्त में ही सारी वस्तुएं मानू को भेंट में देता है। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने ग्रामीण कारागिर की इन्हीं मनोभावों का बड़ा ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत कहानी के अंतर्गत क्या है अंकित किया हुआ देखने के लिए मिलता है। और इसी से जो है तो हमें दिखाई देता है कि शीर्षक की सार्थकता भी हमारे सम्मुख क्या है स्पष्ट हो जाती है। सिरचन भावुक कारागिर है। सार रूप में हम देखें तो पता चलता है कि कहानी के सार के अंतर्गत या निष्कर्षता हम कुछ चुनिंदा बातें देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सिरचन भावुक कारागिर है। वो जरा सी बात पर तिनक जाता है। मानो की मजली भाभी का दूर से बूंदी फेंक कर देना उसे अखरता है।
चाची की बातें सुनना वो नहीं सह पाता है और क्रोध में काम अधूरा छोड़कर चला जाता है, तो दूसरी ओर वो मानू के पान लगाकर देने के स्नेह को देखकर द्रवित होता है और पुनः काम में क्या है लग जाता है। कसम खाने के बावजूद वो गांव के बेटी अर्थात मानू की विदाई पर विविध वस्तुएं भेंट में देता है। अपने मन को लगी ठेस को वह यह नहीं सह पाता और फिर कभी काम न करने की कसम खाता है। वो वस्तुओं के बदल दाम नहीं लेता। यहाँ उसके भीतर के कलाकार का बड़ी संवेदनशीलता के साथ जो है तो चित्रण उजागर किया हुआ हमें फणीश्वरनाथ रेणु जी ने दिखाई देता है। तो मित्रों, इस प्रकार ठेस कहानी में सिरचन एक सहृदय ऐसा कलाकार है जिसे अपने परिश्रम कला पर अगाध श्रद्धा है। वो उसका लाभ भौतिक उन्नति हेतु नहीं करता। वो सच्चे कलाकार की भांति धन लोभ आदि के कहीं ऊपर उठकर है। कसम खाने के पश्चात भी जब गांव की बेटी की विदाई के समय जब वो सामान लेकर स्टेशन पहुंचता है, तब मानू प्रसन्न होकर रोती है। वहां उसका बदले में पैसे भी देना चाहती है, किंतु वहां वो पैसे न लेते हुए अपने चरित्र को और क्या है उज्जवल और उज्जवल से उज्जवल बनाते हुए क्या है निखारता है। और इस प्रकार का चित्रण इस एक गांव के, ग्राम के, आंचल के, देहात के कलाकार का, आंचलिक कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु जी ने हमारे सम्मुख क्या है चित्रित करने का सफल प्रयास किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। मित्रों, इस तासिका के अंतर्गत मैंने आप लोगों के सम्मुख ठेस इस आंचलिक कहानी को रखा। मुझे ऐसा लगता है कहानी बड़ी छोटे कलेवर की है और जो है तो क्या है उसकी कथा वस्तु भी जो है तो क्या है हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। गांव के एक जो है तो परिवार में जिसकी जो है तो मानू नामक लड़की है, उसकी जो है तो क्या है शादी तय होना और शादी में जो है तो ससुराल वालों ने उसके जो है तो गांव की जो प्रसिद्ध जो चीजें है चीक वगैरह अपने मैंने जैसे आपको वो बताया ना, तो इन चीजों का जो है तो मांग करना और उसके लिए गांव वालों ने उसे जो है तो क्या है शीतल पाटी चीक और अन्य कुश की जो है तो क्या है जो है तो निर्मित कर कर देना। इस प्रकार का जो है तो कार्य करने वाले कारागिर को क्या है या कलाकार को अपने कथा के माध्यम से चित्रित करने का, गांव के कलाकार को उभारने का, ग्राम के जो है तो क्या है कला को जो है तो निखारने का काम यहाँ पर फणीश्वरनाथ रेणु जी ने किया हुआ है। कला के साथ कलाकार भी कितना जो है तो उदार अंतकरण का, उदात्त भावना का है, उसका भी चित्रण उन्होंने यहाँ पर किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार हम इस कहानी को यहाँ समाप्त करते हुए क्या है रुकने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।